नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोविड जांच और वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी तेज। चारधाम यात्रा में सख्ती से लागू होगी कोविड गाइडलाइन। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण को देखते हुए कोविड जांच और वैक्सीनेशन का बढ़ेगा दायरा। स्वास्थ्य मंत्री ने दिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो है अब तैयारी तेज हो चुकी है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है। चारधाम यात्रा सख्ती से गाइडलाइन, इसमें कोविड गाइडलाइन लगाई जाएगी। बता दें, यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं पर चाक चौबंद होंगे निर्देश। चारधाम यात्रा में लागू होगी कोविड गाइडलाइन। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कोविड जांच वैक्सीनेशन का भी दायरा बढ़ाया जाएगा। चारधाम यात्रा में लागू होगी कोविड गाइडलाइन। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर उत्तराखंड से। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ खजान दास, जो कि विधायक है बीजेपी के, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। धन्यवाद। देखिए, सरकार की तरफ से बड़ी पहल कर जा रही है कि किस तरीके से कोविड गाइडलाइन के मद्देनजर चारधाम यात्रा की तैयारी जो है वो तेज कर दी जा रही है। ये काफी सराहनीय कदम है। देखिए, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि जैसे ये कोविड के केसेस बढ़ने लगे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई और बैठक में ये कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि आप हर तैयारी के साथ कोविड से निपटने के लिए तैयार हो और इसलिए वैक्सीन की कोई कमी ना हो, इसकी व्यवस्था की जाए। और तुरंत ये संज्ञान लिया गया विभाग के द्वारा और अब व्यवस्थाओं के बारे में तुरंत तैयारी कर रहे हैं जी। और अगर देखा जाए तो चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, जिसको लेकर सीएम धामी भी दिल्ली पहुंचे हैं पीएम मोदी को निमंत्रण देने के लिए। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि एक जैसे कल मुलाकात हुई माननीय प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जो है उत्तराखंड के सारी बातें विकास से संबंधित माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेषकर चर्चा जो कुल मिलाकर के जोशीमठ को लेकर के किए और उत्तराखंड के विकास के लिए जो गति देने के लिए काम किया, मैं उनका प्रधानमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। किंतु जो प्रस्तुतिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया उसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पर बाबा केदार की कृपा है और प्रधानमंत्री की कृपा उत्तराखंड के जनमानस पर है। मुझे लगता है कि कोई कमी होने नहीं दी जाएगी, चाहे वैक्सीन को लेकर के हो और चाहे अन्य विकास कार्यों से संबंधित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान पूरी तरह से उत्तराखंड पर केंद्रित है और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हर पहलू को छू रहे हैं, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। जी, हमारे साथ डॉक्टर केपी जोशी हैं, जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। हाँ, नमस्कार सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा। देखिए, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। अब इसको लेकर चारधाम यात्रा में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से अभी कोरोना के केसेस में लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है, तो क्या किन जरूरी कदमों पे जो है, किन जरूरी नियमों को ध्यान में रखा जा सकता है चारधाम यात्रा के दौरान? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि कोरोना के केसेस बढ़े हैं, जरूर बढ़े हैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है और पूरे ऑल ओवर इंडिया इन पे नजर रखी जा रही है। और सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ेगा यूनिवर्सल प्रिकॉशन पे। तो उसमें हाथ धोना, मास्क पहनना, भीड़ भाड़ वाली जगहों में न जाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। और चारधाम यात्रा में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी लोग वैक्सीनाइज करके आ रहे हैं कि नहीं। अगर ये सब चीजें पूरी होती तो चारधाम यात्रा में कोई खतरा नहीं। और बाकी हमें लगातार नजर रखनी पड़ेगी कि ये किस तरह का प्रभाव छोड़ रहा है, क्या ये पहले जैसा इफेक्टिव रह गया कि नहीं। अगर ये वायरस उतना इफेक्टिव नहीं है जैसे कि हमने आशंका जाहिर की थी कि आने वाले सालों में ये एक जुकाम के वायरस की तरह रह जाएगा, तो लगभग वैसे ही स्थिति चल रही है। और अभी जो इफेक्टेड लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर वो हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है
या किसी का गुर्दे का इलाज चल रहा है, या शुगर के मरीज हैं, या टर्मिनल इलनेस वाले मरीज हैं, तो उनको ये ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। अदरवाइज सामान्य जनमानस में अभी कोई भय की जरूरत नहीं है। जी, हमारे साथ बीजेपी के विधायक भी लगातार जुड़े हुए हैं, खजान दास। देखिए सर, अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा काफी अहम हो जाता है हर वर्गों के लोगों के लिए, लेकिन बुजुर्गों की बात की जाए, दिव्यांग लोगों की बात की जाए, जो हैंडीकैप है, उनके लिए चारधाम यात्रा में क्या खास तैयारी कर ली गई है? देखिए, कुल मिलाकर के मैं कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टर जोशी जी का कहना है उनका मैं सम्मान करता हूं, और उन्होंने सारी बातें आपके सन्मुख रखी है। जैसे माननीय बुजुर्ग जो हमारे यात्री हैं उनको यात्रा के लिए जाते हैं, और केदारनाथ बहुत ऊंचाई पर है, और वहां पर उनकी समुचित व्यवस्था है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और स्वास्थ्य की जो हमारी टीम है पूरी लगन से काम करेगी, और उनको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और कोविड की जो गाइडलाइन है उसके निमित्त कार्य होगा, ये विशेषकर हमारी सरकार कर रही है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी, और पूरी मुस्तैद के साथ हमारी मेडिकल टीम काम कर रही है। जी, केपी जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से इन्होंने भी कहा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ काफी ऊंचाई वाले इलाकों पे और ठंड भी बहुत ज्यादा होगी उस समय, तो जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यू होगा उनके लिए क्या इलाज हो सकता है उस समय? देखिए, हम तो हमेशा सरकार से ये कहते आए हैं शुरू से कि चारधाम यात्रा के लिए हमारी तैयारी सेपरेट होनी चाहिए, और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है, और इस बार नवंबर दिसंबर से तैयारी शुरू कर दी है। और पिछले साल के हमारे जो एक्सपीरियंस भी अच्छे नहीं रहे थे, लेकिन इस बार काफी कुछ चीजें की गई हैं। तो हमें एक तो लोकल सिस्टम वहां पर जो अटेंड कर सके उसकी एक पूरी टीम बनानी है। एक वो टीम रखनी है जो जिला स्तर, हमारे जो जिला स्तर पे जो टीम होती है हमारी एक्सपर्ट की टीम, एक वो रखनी है, और एक हमारी हेडक्वार्टर पे। तो हम 3 जगह अपनी टीमों को तैयार रखेंगे। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने जो भी सलाह दी इसके बारे में, चारधाम यात्रा के बारे में, कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें सुविधाएं देनी है, हमें टूरिज्म को बढ़ाना, हमें यात्रा को बढ़ाना है, और हर तरह की सुविधाएं उन्हें देनी, तो हमें सुविधा बढ़ानी चाहिए, और उन्होंने इस पर काफी काम किया है। दूसरा, हेल्थ फैसिलिटी में हमें ध्यान रखना होगा कि खासकर बुजुर्ग लोग और जो लोग बीमार लोग हैं, जो अगर आना चाह रहे हैं दर्शन को, तो हम किस तरह से उनको अटेंड करेंगे, किस तरह से उनको मेडिकल फैसिलिटी देंगे। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना अभी ऐसा इस तरह से कोई बड़ा रूप लेके नहीं आ रहा है, और अगर आप वैक्सीनाइज हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लेके चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खासकर इसकी स्थिति पे भी लगातार नजर रखी जा रही है। दूसरा, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि हर 5 किलोमीटर पे गांव के लोगों को इस यात्रा में इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं उनको ज्यादा पता होता है सड़कों के बारे में। अगर कोई एक्सीडेंट की स्थिति आती है, सबसे पहले गांव के लोग पहुंचते हैं, तो उनको हम रोजगार भी दे सकते हैं, और इससे चारधाम के जो यात्री हमारे उनको सुविधा ज्यादा बढ़ेगी। एक और बात थी कि क्या हम लोकल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, उनके बिक्री को बढ़ा सकते हैं, तो उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने बड़ा अच्छा ढंग से संज्ञान लिया है, और वो सब चीजें इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन इस बार हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा अच्छे ढंग से दी जाएगी। जी, खजान दास जी, देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है किस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और ये भी आपने चारधाम यात्रा के दौरान ये भी आपने उसमें तमाम तैयारियां की हैं कि कोविड टेस्ट भी हो, लेकिन इस बीच अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकल जाता है तो उसके बाद आपकी सरकार क्या कुछ करेगी? इसके लिए क्या कुछ तैयारी आपकी तरफ से की गई है? देखिए, इस समय मेडिकल का अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से काम पे लगे हैं, और इस बात को लेकर के अभी कोरोना ने जो हम सबको चेताने का काम किया, इससे काफी सबक हमने सीखा भी है। तो इसलिए कोई कमी प्रदेश में नहीं है, हॉस्पिटल से लेकर के और जो व्यवस्थाओं से लेकर के, दवाइयों से लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे केसेज आते हैं तो हमारे जिस जिले से भी संबंधित हो उस जिले में पूरी व्यवस्थाएं आपको मिलेगी। ठीक है, इजाजत चाहते हैं डॉक्टर केपी जोशी से अहम सवाल पूछना चाहूंगी मैं कि वो 5 बातें कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो 5 जो चारधाम यात्रा के दौरान सबको ध्यान में रखनी चाहिए?
वो पहले मैं एक चीज आपको, एक सवाल का जवाब आपको दे दूं, जो आपने अभी पूछा था कि अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो आप ये देखिए, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कोविड से पीड़ित होते हैं लेकिन उनमें लक्षण नहीं आते हैं, और जब आपने टेस्ट किया तभी पॉजिटिव आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप आइसोलेट कर सकते हैं, वहीं से आप यात्रा से वापस भेज सकते हैं, और उनके जो संपर्क में आए हैं उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई पॉजिटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके संपर्क को आप ट्रेस करिए और उन लोगों को आइसोलेट कर दीजिए। अच्छा, दूसरी जो बातें आपने मेरे से पूछी कि 5 बातें कौन सी हैं या ये बातें सुरक्षा की बातें कौन सी है, तो इस समय मैं सबसे बड़ी बात बोलूंगा वैक्सीनेशन। आप वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज लेकर जरूर जाएं। दूसरा, मास्क पहने, हाथ धोएं, बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह पे एकदम माउथ टू माउथ और इस तरह का कांटेक्ट न करें, और बाकी इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और खासकर वो आदमी जो खांसी या सिम्टम से ग्रसित है उससे दूर रहने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। खजान दास जी, देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा की तैयारी लगातार पुरजोर कोशिश पे आप कर रहे हैं और चल रही है, लेकिन लगातार विपक्ष भी आप पे कटाक्ष किए जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे चारधाम की यात्रा तो हमने कई दिनों से तैयार कर रखी है, लेकिन वो अहम तैयारी इनकी नजर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना। चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले तो विपक्ष बोलेगा ही। इसलिए मुझे लगता है कि जो डॉक्टर साहब ने कहा है, जो सुझाव डॉक्टर साहब ने दिए हैं, वो प्रत्येक को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये इस बात को लेकर के हमारी सरकार पूरी तरह से चिंतित भी है, सतर्क भी है और काम करने की इच्छा रखती है। विपक्ष का आरोप लगाना न लगाना वो उनका काम है। जी डॉक्टर केपी जोशी जी, देखिए काफ़ी अहम हो जाता है कि किस तरीके से कोविड के टाइम में भी चारधाम यात्रा जो है वो चलने को है। तो ऐसी कौन सी बातों का ध्यान महिलाओं को, पुरुष को, खास करके बच्चे और बुजुर्ग को ध्यान में रखनी चाहिए चारधाम यात्रा के दौरान? चारधाम यात्रा में एक तो ये देख लें आप कि कोई पहले से आप बीमार तो नहीं चल रहे हैं, और खास चारधाम यात्रा में खासकर बुजुर्गों बच्चों को ध्यान रखना है कि उस दौरान अगर बुखार या कोई और लक्षण में आ रहे हैं तो वो अपनी जांच करा सकते हैं। और पहले से उनको कोई बीमारी चल रही हो, किसी को सांस की बीमारी है, अस्थमा है, और ये हार्ट की बीमारी हो, शुगर बीपी है, तो अपनी दवाइयां लेके चलें। और समय समय पे बहुत सारे हमारे स्टेशन बीच में, वहां पर आप जांच करा सकते हैं। और इस समय ज्यादा बेहतर व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में हमने बहुत सारी सलाह दी, उन्होंने सब सलाहों पर अमल करके उनको बताया, क्योंकि हमने कहा कि इसमें पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, तो हमें सड़क से लेके, हमें परिवहन से लेके, हमें पुलिस व्यवस्था से लेके, प्रशासन व्यवस्था से लेके, लोकल लोगों का सहयोग से लेके सब तरह की सुविधाएं, और प्लस पूजा की व्यवस्था। ऐसे ना हो कि बहुत सारी भीड़ को वो किया जाए, क्योंकि चारधाम यात्रा जो है हमारे लोगों के रोजगार से जुड़ी हुई है। हमारे कई लोग ऐसे हैं, हमारे गाँव के लोग हैं, हमारे पंडित लोग हैं, जिनकी 6 महीने वो कुछ कमाते हैं तो 6 महीने उनका पूरा अगले 6 महीने चलता है। तो हमें चारधाम यात्रा को बंद करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अगर लोड होता तो हम नीचे से उसे रोक सकते हैं और नियंत्रित ढंग से आगे भेज सकते हैं। और बाकी हमें जो किसी भी यात्रा पे सुविधाएं होनी चाहिए, जो फैसिलिटी रखनी चाहिए, जो अपने लोगों को तैयार करके रखना है, मुझसे रखना है, वो हम करेंगे और सरकार कर रही है। जी डॉक्टर केपी जोशी जी और खजान दास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम पक्ष अपनी रखने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से टनकपुर देहरादून के बीच एक जनशताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस रेल सेवा संचालित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से देहरादून से सहारनपुर का मोहनंड होता हुआ रेलवे से जोड़ने के लिए टनल आधारित रेल लाइन परियोजना और ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना का जल्द ही प्रशिक्षण कराकर इसके निर्माण की स्वीकृति प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से हरिद्वार से वाराणसी वंदे भारत रेल बजट प्रारंभ किए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
बीजेपी ने 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर बूथ स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे, तो वहीं पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के झंडे घर घर लगाने का कार्य भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि अपने कार्यकर्ताओं को इस स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मनाना, और ये जो पखवाड़ा है ये अंबेडकर जी को समर्पित रहेगा और सफाई का अभियान इसमें रहने वाला है। हर घर में पार्टी का झंडा लगेगा, वर्चुअल बैठकें होंगी, गोष्ठियां होंगी और भारतीय जनता पार्टी की बड़े बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। हमारा सामाजिक न्याय पखवाड़ा चलेगा, पूरे एक हफ्ते, पूरे सप्ताह चलने वाला है और इसमें विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम होंगे। और उत्तराखंड में जल्द ही अनाथ बच्चों को भी अब मां का दूध मिलेगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ट्रायल के तौर पर 2 मदर मिल्क बैंक स्थापित करने जा रही है, जहां महिलाएं इन मिल्क बैंकों में अनाथ बच्चों के लिए मिल्क डोनेट कर सकती है। इससे अनाथ बच्चों को मां का दूध मिलने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि मदर मिल्क बैंक स्थापित होने से उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कम हो सकती है। उनके लिए कई बार देखने को मिला है कि उनके लिए दूध की बड़ी कमी रहती है, और इसलिए हम अपने राज्य में अभी ट्रायल बेस पे 2 मदर मिल्क बैंक बना रहे हैं। कोई भी महिला जो है अपना जो है दूध जो है डोनेट कर सकती है, और जैसे ब्लड बैंक है वैसे मदर मिल्क बैंक बनेंगे, और कोई भी जो अनाथ बच्चा है हम उसको जो है माँ का दूध दे सकते हैं फिर। और मुझे लगता है ये पहल पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड राज्य करने जा रहा है। इसके लिए बहुत जल्दी हम इसकी पूरी रूपरेखा बना रहे हैं, और काफी लोगों ने इस योजना की सराहना भी की। उत्तराखंड कांग्रेस में जिला अध्यक्ष पदों की घोषणा के बाद कांग्रेस में रार बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर कांग्रेस में गढ़वाल की अपेक्षा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। बता दें कि ये मुद्दा कहीं और से नहीं, कुमाऊं से उठा है। कांग्रेस के बड़े चेहरे और किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड ने बड़ा बयान देते हुए साफ कह दिया है कि कांग्रेस ने जो बड़े पद पर नेताओं को दिए हैं, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता का चयन किया है। अच्छा लगा, पार्टी का निर्णय है, पर उस समय मेरे मन में ये बात आई थी कि अच्छा होता एक पद गढ़वाल को देते, एक पद महत्वपूर्ण कुमायूं को देते और एक पद तराई को देते। पार्टी का निर्णय है, उसका स्वागत तो सभी लोग करते हैं, मैंने भी किया, सब लोगों ने किया, पर कहीं ना कहीं चूक हुई है, और इस चूक को आने वाले समय में हम हाईकमान से अनुरोध ही कर सकते हैं अपने नेतृत्व को, इसको आने वाले समय में जब भी परिवर्तन हो तो इसका ध्यान जरूर रखा जाए। नहीं तो आने वाला विधानसभा का चुनाव के अंदर हमें बहुत सारी समस्याएं इस बात को लेकर खड़ी हो सकती हैं। अगर हमने चूक नहीं सुधारी तो नुकसान हो सकता है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में 22-23 नवंबर 2022 को आयोजित चिंतन शिविर के बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने प्रदेश भर के शहरों में सेंट्रल प्लाजा और यूनिटी मॉल के तर्ज पर सिटी पार्क विकसित किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को विकसित कर इनमें वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित करते हुए शहरों में इनका प्रावधान किया जाए। ये सोशल इंटरकनेक्शन के लिए भी आवश्यक है। और नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने पूर्व प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को बहाल कर दिया है। बता दें कि इस मामले में भरतरी ने कैट और नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली थी।
देहरादून में प्रमुख वन संरक्षण के दफ्तर की चाबी के लिए मचा घमासान। ऑफिस स्टाफ ने राजीव भरतरी को दफ्तर की चाबी नहीं दी। बता दें कि भरतरी के स्टाफ और विनोद सिंघल के स्टाफ में बहसबाजी हुई थी। दरअसल इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने भरतरी को ज्वाइन करने के निर्देश भी दिए थे। और उत्तराखंड में 19 अप्रैल को उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी एक दिन के कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। दरअसल परिवहन विभाग की तरफ से 14 मार्गों पर निजी वाहनों के संचालन को अनुमति देने के फैसले के विरोध में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। हल्द्वानी और देहरादून संभाग के इन मार्गों पर पहले केवल रोडवेज बसों के ही संचालन को अनुमति थी। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारी परिवहन विभाग के इस फैसले के विरोध में एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। रामनगर क्षेत्र से एक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मृतक के बराबर कमरे में रहने वाले बच्चों ने मृतक को कुंडे पर लटका हुआ देखा तो आसपास के लोगों को उसकी जानकारी दी। तभी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में कोतवाली के एसएसआई अनीश अहमद ने बताया कि 32 वर्षीय युवक जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और बताया है कि मोहल्ला भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था और उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जानकारी करने के लिए परिजनों को सूचना भी दी जा रही है। जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था, सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी है। युवक ने जो बदलते मौसम के मिजाज से जहां अभी तापमान में गिरावट है, तो वहीं किसानों पर इसका भारी असर अभी भी पड़ रहा है। सरकार किसानों के नुकसान का आकलन कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकारी सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ खासकर इस समय गेहूं की जो फसल है अब वो तैयार है। पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश भी देखें, जो ये वाले एरियाज है, तो इनमें अच्छी बारिश अभी जो पीछे स्पेल गई उसमें भी मिली है, उससे पहले भी मिली है। तो ये 15 तारीख के बाद से जो चीज़ें चली हैं, तो करीब करीब ये लगातार ही बारिश जो है और साथ ही जो हेल वगैरह है वो भी मिला है, तो उसने कहीं ना कहीं तो फसल को बिल्कुल वो नुकसान करता है फिर जो है। और अब करीब करीब मैं समझता हूँ कि फसल के कटाई का समय भी हो रहा है, तो आगे कम से कम बारिश अगर नहीं रहती है तो तब अच्छा होगा। तो ये एक अच्छा समय होगा कि जहाँ फसल तैयार है तो वो 1-2 दिन वेट करके थोड़ा ड्राई हो जाए चीज़ें और उसके बाद अपना फसल की कटाई कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, देखिए, मैंने कहा कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है। वो केवल और केवल जो है इस प्रकार के आरोप लगाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले ही घोषणा कर दी थी कि हमारे किसानों का जितना भी नुकसान हुआ है उसका आंकलन लगातार बहुत तेजी के साथ जो अधिकारी कर रहे हैं, सख्त निर्देश दिए गए हैं और उस नुकसान का मौसम की मार का जो है किसानों पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार धर्मनगरी हरिद्वार में यात्री और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी की शुरुआत के लिए डीपीआर और रूट तय करने का कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन हरिद्वार के व्यापारियों ने इस पोर्ट टैक्सी के प्रोजेक्ट के रूट का विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर हरिद्वार में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने अपर रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। किंतु जो रूट है पोस्ट ऑफिस से लेकर के हर की पौड़ी तक का इतना कंजेस्टेड है, तो यहाँ पोर्ट कार कैसे चल पाएगी। व्यापारी हमारे भारी सारे प्रभावित हो जाएंगे। इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। हम चाह रहे हैं इसका रूट चेंज हो जाए। हमारी मांग है, स्पोर्ट कार का हमारा विरोध है। अपर रोड पे नहीं आनी चाहिए। अपर रोड बड़ा कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ व्यापार प्रभावित होगा। यहाँ जरूरत नहीं बड़ी बड़ी जुलूसों की। यहाँ कुंभ मेलों में पेशवाई निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, कहाँ से निकलेंगे वो। जब यहाँ ब्रिज बन जाएगा, पिलर बन जाएंगे, तो हमारा व्यापार भी प्रभावित हो जाएगा, अपर रोड पूरा प्रभावित हो जाएगा। यहाँ स्पोर्ट कार की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट कार और सीएम धामी ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि की सहायता राशि देने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस परियोजनाओं से देहरादून की पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा।
तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।